नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमवीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, राहुल गांधी आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं, ये तो आपको पता ही है। और वहां से वो नए नए बयान भी दे रहे हैं, ऐसे बयान जिनके बारे में भारत में किसी को भी नहीं पता। भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के आंदोलन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनके और उनके सलाहकारों के अलावा किसी को भी नहीं पता है। राहुल गांधी इतिहास को जितना जानते हैं और उनकी जो पाठशाला यूएसए में लगी हुई है उसको जानते हैं कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सबसे बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी की नींव दक्षिण अफ्रीका में पड़ी। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, भारत की आज़ादी में जिन लोगों का भी योगदान था वो सब एनआरआई थे, यानी पटेल, बोस, नेहरू, ये सब एनआरआई थे। देखिए, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कोई पढ़ा हुआ होगा वो भी इन सब बातों को बोलने से शर्माएगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है, एक जो कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरी संघ की विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और संघ और बीजेपी की विचारधारा गोडसे वाली विचारधारा है। अब उनकी आखिरी बात से हम शुरू करें तो ना तो उन्हें महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में कुछ ज्ञान है और ना ही उन्हें संघ की विचारधारा के बारे में कुछ ज्ञान है, समझ है। क्या था, क्या नहीं है, क्या विचारधारा थी, दोनों पार्टियों की क्या विचारधारा अब रह गई है, मुझे लगता है राहुल गांधी ये सब जानना भी नहीं चाहते। उनकी कोई रुचि भी नहीं है। वो एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है और बीजेपी बुरी। वो इस दोहराए पर भारत की राजनीति को लाना चाहते हैं जिसके बारे में पिछले 2 चुनावों से जनता मना कर चुकी है। पहले भी कर रही थी लेकिन इन 2 चुनावों में स्पष्ट रूप से किया। राहुल गांधी जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, देश को वो स्वीकार नहीं है। अब उनकी एनआरआई वाली बात करें तो नेहरू को छोड़कर बाकी ये सब जो गए थे वो शिक्षा के लिए विदेश गए थे और इनमें से ज़्यादातर वकालत की शिक्षा के लिए गए थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने तो भारत में आईसीएस का एग्ज़ाम भी पास किया था, उसके तहत नौकरी भी की थी, सेलेक्ट भी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इसके भाई भी लड़ी आंदोलन की। तो वो कैसे एनआरआई हो गए? तो उन्हें नॉन रेजिडेंस बताना ये उन लोगों का अपमान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आती है। उन्हें इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान इसलिए दिया क्योंकि वो वर्ल्ड व्यू को समझते थे। अब ये राहुल गांधी को कौन समझाता है, कौन उनका सलाहकार है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो जो बोलते हैं उससे यह पता चलता है कि उनको भारत के इतिहास का, संस्कृति और सभ्यता की तो बात ही छोड़ दो, भारत के इतिहास का, भारत के आंदोलन के इतिहास का उनको कोई ज्ञान नहीं है। मान लो राहुल गांधी को इतिहास का जानकार समझ भी ले तो उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया है उसके अलावा बिस्मिल कहाँ गए, तिलक कहाँ गए, 1857 की क्रांति में जो भाग लिया था वो कहाँ गए, सुखदेव कहाँ गए, राजगुरु कहाँ गए? उनके लिए तिलक का कोई योगदान नहीं रहा, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई योगदान नहीं रहा। उनके हिसाब से आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ उन लोगों की भूमिका थी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब इस बात पर गौर करें कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी को श्रेय नहीं जाता और आज़ादी के बाद जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय सिर्फ गांधी परिवार को जाता है। इनकी सोच का सिर्फ यही निष्कर्ष है। इसी नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कांग्रेस के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे कि गांधी परिवार ने देश के लिए कितना बलिदान दिया है, देश ने उनको कितना दिया है, देश से उन्होंने कितना लिया है, इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे।
देश को इन्होंने कैसे बर्बाद किया है इसकी कभी बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण का अंत किया जय भीम के नारे के साथ। अब देखिए राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार और उनके सलाहकारों के बारे में, वो एक नया नारा भी नहीं गढ़ पा रहे। ये वही नारा है जो समाजवादी पार्टी से चुराया गया है या चुराने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछड़ा हुआ जो उनका वोट था, पिछड़े जो समाज से उनके वोट थे या वो जनाधार था, उसे वो वापस लाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि क्या आपको सच्चाई का पता है, क्या आपको सच्चाई का एहसास है, क्या आपको मालूम है कि जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। इन्हें B.R. अम्बेडकर की अचानक याद आई। वे ये कैसे भूल सकते हैं, या लोग कैसे भूल सकते हैं, दलित समाज कैसे भूल सकता है कि B.R. अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और हरवाया भी। इसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल से B.R. अम्बेडकर को अपमानित होकर जाना पड़ा। और ये जो गांधी और अम्बेडकर का एक सांस में नाम ले रहे हैं, इन्हें नहीं पता, शायद पढ़ा नहीं अम्बेडकर को। अम्बेडकर का एक लेख ही पढ़ लेते तो उन्हें पता चल जाता। एक लेख में अम्बेडकर ने गांधी जी के बारे में लिखा कि गांधी जी के सबसे बड़े आलोचक थे अम्बेडकर। उन्होंने लिखा है कि छल, कपट, धोखा ये कमजोरों के हथियार हैं और गांधी इस हथियार को बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ये वो महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं और उन्होंने गांधी की इस नीति के बारे में एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने मुसलमानों से कहा कि हम आपकी 14 मांगों का चार्टर मानने के लिए तैयार हैं। आप जो डिप्रेस क्लास है, उस समय डिप्रेस क्लास दलित समाज को कहा जाता था, डिप्रेस क्लास है, उनकी मांगों का विरोध करो। अम्बेडकर ने कहा कि छल कपट का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और यही नहीं, इसी लेख में उन्होंने कहा कि तिलक और सावरकर की राजनीति सत्य और ईमानदारी पर आधारित है। जिस सावरकर को कांग्रेस और राहुल गांधी पानी पी पी कर कोसते हैं, ये फर्क किया अम्बेडकर ने गांधी और तिलक और सावरकर की राजनीति में। और गांधी जी के राजनीति के बारे में उन्होंने कहा कि यह भारत की सबसे बेईमान राजनीति है। अब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है राहुल गांधी ने कि अम्बेडकर गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे और क्या लिखा है। बोले वही को झुठलाया जा सकता है, जो लिखा हुआ है वो तो शाश्वत है, वो कभी नहीं मिटाया जा सकता। राहुल गांधी ने अगर अम्बेडकर को पढ़ा हुआ होता तो वो ऐसी बातें कभी नहीं बोलते। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो राहुल गांधी को आज़ादी के बारे में कुछ पता है, ना ही आज़ादी में जो योगदान था उसका श्रेय किसको देना चाहिए ये उनको मालूम है। उनको सिर्फ 2 बातें मालूम है। एक तो उनका सरनेम जो गांधी है, अगर महात्मा गांधी का सरनेम गांधी नहीं होता तो ये उनको भी भुला देते, जैसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, तिलक और अम्बेडकर को भुला दिया। अब इनकी याद इसलिए आती है क्योंकि इनको बीजेपी ने अपना लिया है। इनसे अब वो वापस छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बातों से नहीं होता। इनके लिए क्या किया आपने? पिछले 75 साल में से 55 साल आपका राज रहा, आपकी सत्ता रही। इन महानायकों के लिए आपने कितना कुछ किया है, इससे लोग तय करते हैं कि आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो राहुल गांधी के इतिहास के बारे में जानकारी कितनी खोखली है वो आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। इतिहास को उखाड़ने का उनका एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी और संघ को नीचा दिखाने की कोशिश करना, उनको बदनाम करने की कोशिश करना। लेकिन कांग्रेस के राज में क्या क्या किया गया ये वो भूल जाते हैं। कांग्रेस के राज में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया गया ये वो भूल जाते हैं। दलितों का जिस हिसाब से उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये बात वो भूल जाते हैं। और अब वो
अब और अब वो दोनों समाजों के वोटों की अपेक्षा कर रहे हैं। अब इसी सोच के साथ अगर सोचिए राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का क्या होगा। उनकी जो इतिहास, भारत की संस्कृति, गौरव, उसकी जो समझ है, उस हिसाब से अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो देश की स्थिति किस दिशा में जाएगी। पार्टी कोई भी आए इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आए उसका मुखिया कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, वो भारत को कितना जानता है, भारत की संस्कृति को कितना जानता है। जो पार्टी घोषित रूप से हिंदू विरोधी हो और उन हिंदुओं के विरोधी जो सिर्फ भाजपा को वोट करते हैं, इसीलिए हिंदू विरोधी एजेंडा कांग्रेस के लिए सहज और स्वाभाविक नजर आता है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाने का स्वाभाविक एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी इसका समर्थन करती है, तो इसका विरोध ही अच्छा रास्ता है। इसके लिए चाहे आपको देश की संस्कृति का अपमान करना पड़े, देश की सभ्यता को नीचा दिखाना पड़े, या देश का अपमान करना पड़े, या देश के विरोध में बोलना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी इस यात्रा में एक और उपलब्धि ये हासिल हुई है कि इन्होंने देश को एक बार फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसीलिए हर बार वो कोशिश करते हैं और हर बार नाकाम होते हैं। आगे भी करते रहेंगे, 2024 तक तो कम से कम करते ही रहेंगे, क्योंकि अब इनकी सोच नहीं बदलने वाली। जितनी है उतनी पक्की हो चुकी है, 52 साल के हो चुके हैं, तो अब इनकी सोच क्या ही बदलेगी। और अगर बदलने की कोशिश भी की जाए तो इसके सलाहकार या इनके सलाहकार बदलने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जानकारी भी सतही है, उनकी भी जानकारी इतिहास के बारे में खोखली है, उनकी भी भावना हिंदू विरोधी ही है। अंतिम बात से चर्चा समाप्त करता हूँ। कर्नाटक में अभी अभी कांग्रेस की सरकार जीतती है, वहाँ के एक मंत्री ने ये बोला कि अगर भैंस कट सकती है तो गाय क्यों नहीं कट सकती। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इनको भारत के अंदर गाय के महत्व के बारे में कितना पता है, कितनी जानकारी है इन्हें, कितना समझते हैं भारतीय समाज को, संस्कृति को। इसके अलावा जब केरल के अंदर बीच चौराहे पर बछड़े को काटा गया और जश्न मनाया गया, तो कांग्रेस में ऐसे लोगों की भरमार है, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व इस बात को प्रश्रय देता है, या ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं बदलने वाली। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई खबर पर चर्चा करने के लिए। तब तक खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।